सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट मेंस का 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है मेरे द्वारा ही चलाए जा रहे 30 दिन का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का है, जो कि 19 नवंबर कल से ही स्टार्ट किया हूं मैं। और ये 67 जिनका बीपीएससी मेंस है, जिनका पीटी रिजल्ट हो गया है, उनके लिए मैं लक्ष्य बैच स्टार्ट किया हूं। और जब से रिजल्ट आया है तो काफ़ी सारे जिनका मेंस है, हालांकि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाने की वजह से जो है ना कुछ निराशा का भी भाव है, क्योंकि इतना अधिक कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मोस्टली जितने भी स्टूडेंट से मैं बात किया था, सबका लगभग 105 से लेके 106 के रेंज में अनुमान था कि कट ऑफ जाएगा। बट ये कट ऑफ अभी 8 नंबर बढ़ गया, मतलब 105 में 113 आ गया है। तो काफ़ी सारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं अपने ग्रुप में लगभग ऐसे 50 प्लस ऐसे स्टूडेंट को मैं जान रहा हूँ पर्सनली, जिनका काफ़ी अच्छा मेंस हो चुका था और लगभग उनका 80% मेंस तैयार था और काफ़ी अच्छा लिख रहे थे। बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो लिस्ट से बाहर हैं। तो इस पे आयोग को एक बार सोचना चाहिए कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको नुकसान ना हो जाए। और इतने अधिक कट ऑफ में तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं। तो एक बार फिर से कुछ ना कुछ आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो ऑलरेडी 1 साल 2 साल 3 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इवन यहाँ तक कि जो लास्ट बार इंटरव्यू या उसके बाद पहले भी कई बार इंटरव्यू बीपीएससी में दे चुके हैं, इस बार वो पीटी से ही आउट है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली विषय है। और इस बार मोस्टली हमको लगता है कि कुछ ऐसे ही लोगों का हुआ जो वनडे एग्ज़ाम में ज़्यादातर भाग लेते थे, तो थोड़ा सा गलत परंपरा होगा। और कहीं ना कहीं जो सीरियस स्टूडेंट है उससे बीपीएससी के प्रति जो है ना थोड़ा सा जो है वो विश्वास क्रिएट होगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ इसके बारे में आयोग को सोचना चाहिए कि अच्छे जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको लिया जाए। क्योंकि मैं पर्सनली अभी तक ऐसे मैं बोला कि 50 प्लस ऐसे स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छा मेंस का तैयारी था, उनको पीटी से बाहर। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनका पीटी हुआ भी है, जिनका अच्छा मेंस प्रोग्राम चल भी रहा है। तो जिनका हुआ था, तो जिनका पीटी हुआ, उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था कि एक बैच नया स्टार्ट की, जो कि लगभग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर हो जाए उसमें। तो 19 नवंबर से ये लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ है। उसमें पर डे जो है मैं अभी 3 क्वेश्चन देता हूँ जीएस का, जिसमें 1 करंट अफेयर्स का रहता है, बाकी 1 क्वेश्चन देता हूँ डीआई का। मतलब कि 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डेली बेसिस पे चलेगा लगभग 1 महीने। और इसमें लगभग 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको कवर करूँगा। साथ ही साथ इसमें हाफ टेस्ट और जो फुल टेस्ट का जो प्रोग्राम चलेगा ही चलेगा। बाकी फुल टेस्ट का भी शेड्यूल 20 नवंबर कल से स्टार्ट है, जिसमें कि जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड लगातार चलता रहेगा। तो इसमें जो है अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या इसमें क्वेश्चन था। देखिए, पहला मैं क्वेश्चन दिया था कि मौर्य कला पर प्रकाश डालें, इस कला को बिहार ने कैसे प्रभावित किया। तो देखिए, क्वेश्चन का यहाँ पे अगर डिमांड देखा जाए तो समझिए कि मोटा मोटी इसको 50% आप मान के चल सकते हैं। अगर ये 38 मार्क्स का प्रश्न है तो आप समझिए कि आप ये समझे मन में कि 20 नंबर लाइक इसमें इस पार्ट में लिखना है, और उन आपका जो 38 है जो बिहार को कैसे प्रभावित किया इधर लिखना है। तो रेशियो मेरे ख्याल से 60 और 40 का अगर आप इसको लेके चलेंगे इसमें, तो आपका आंसर अच्छा होगा। 60 या 55 से लेके 45 के रेशियो में अगर लेके चलेंगे दोनों पार्ट को तो ठीक रहेगा। बाकी अगला क्वेश्चन दिया था कि ब्रिटिश कालीन बिहार में शिक्षा और प्रेस के विकास का वर्णन कीजिए, और स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की क्या भूमिका रही, इसका भी वर्णन कीजिए। तो यहाँ भी मोटा मोटी आपको शिक्षा प्रेस का विकास दिखाना था, तब उसका क्या भूमिका है वो दिखाना था। यहाँ भी मोटा मोटी वही लगभग कि 55 और 45 के रेशियो में आपको दोनों पार्ट को आंसर लिखना था। और देन क्वेश्चन था कि भारत की जो पड़ोसी नीति, जो प्रथम पड़ोसी नीति का क्या इंपॉर्टेंस है, और इसके सामने क्या विद्वान चुनौतियां हैं अभी करंट में, वो आपको इसमें डील करना था। तो आइए मैं बारी बारी सारे क्वेश्चन का आपके सामने मॉडल आंसर डिस्कस करता हूं। और ये मॉडल आंसर मेरा बताने का सिंपल सही पर्पस है कि अभी जो इतना कम दिन बचा है मेंस 67 जो 29 दिसंबर से है, उसमें मेनली है कि अपने को रिप्रेजेंट करना है। नॉलेज
कितना है क्या है वो तो मैंने रखता, लेकिन आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करना है एग्ज़ाम हॉल में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए मैं इतना लगातार अपने यूट्यूब पे जो है ना अपना मॉडल एनाफर डाल रहा हूँ, ताकि सीख सको। और बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ, AAO में, CDPO में, कई बार हमको मैसेज आया कि आपने जो मॉडल से बताया उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए सोचा क्यों नहीं मॉडल एनाफर ही बता दिया जाए। बाकी मेरा जो GS मेंस का जो कैप्सूल जो फ्री जा रहा है, अभी तक शायद 2 या 3 वीडियो में डाल दिया हूँ। अभी उसमें और भी 7-8 वीडियो आएगा, कुछ कंटेंट बन भी रहा है नए। तो जो GS मेंस कैप्सूल का जो मेरा सीरीज़ है, जिनका भी मेंस है खास करके, उनसे रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर देखें। मेरे ख्याल से मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि CDPO और AAO में क्वेश्चन वहीं से आए, और मेंस में भी क्वेश्चन 67th में वहीं से आएगा। बाकी जो मेरा DRF प्रोग्राम चलेगा तो वहाँ से प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा। बाकी GS मेंस कैप्सूल भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर वीडियो देखिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात आता है कि इंट्रोडक्शन पार्ट हम क्या लिखें। तो सिंपल सा मैं हमेशा बोलता हूँ कि 4 या 5 लगे एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो कि आपके क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करे, वो लिखिए। तो मैं यहाँ क्या लिखा हूँ कि मौर्य कला को भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ माना जा सकता है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि सम्राटों के प्रेरणा से राजकीय कला ने ऊंचाइयों को प्राप्त किया, वहीं लोक कला के दृष्टिकोण से भी यह काल उन्नत रहा। सबसे महत्वपूर्ण, इस काल में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति की अनमोल विरासत बन गई। तो इसमें सिंपल सी बात है कि शब्दों का चयन, एक सेंटेंस का दूसरे से लिंकेज, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है मेंस के आंसर राइटिंग में। तो वही आपको मैं सिर्फ यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, जो भी इसको लिखना चाहते हैं। बाकी अब चूँकि अब कला पर प्रकाश डाला है, तो इसमें आपको सब कुछ लिखना था। इसलिए पहला वही कि आप कला के आयाम को दिखाइए। तो कला के आयाम में आप, क्योंकि आपको पता है अगर पढ़ेंगे तो 2 आयाम है इसका। एक तो राजकीय कला है, जो कोर्ट आर्ट जिसको बोलते हैं, दूसरा यहाँ लोक कला में जो विकास हुआ। तो राजकीय कला में भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हुआ, अशोक के काल में क्या हुआ, दशरथ के काल में क्या हुआ, यहाँ राजप्रसाद बना, यहाँ स्तूप, स्तंभ, कंदराय, गुफा बना, यहाँ पहाड़ पे गुफाएं बना। और लोक कला में यक्ष यक्षिणी की जो है ना आपको काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ से बारी बारी से आप सबका बारे में थोड़ा लिखेंगे। पहला देखिए, हमें लिखा राजप्रसाद के बारे में कि अवस्थिति कहाँ है, बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में है। फिर सभा भवन यहाँ का क्या है कि राजप्रसाद के भीतर बने कई विशाल कक्ष में से एक 80 स्तंभों वाला एक सभा भवन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके छत और फर्श लकड़ी के बने दिखाना पड़ेगा। बाकी कई सारे जो बड़े बड़े विद्वान ने इसका उल्लेख एरियन, फाहियान और पतंजलि ने किया है, ये आप दिखा सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो राजप्रसाद का लेआउट है उसको यहाँ दिखा दीजिए, जिसे मैं यहाँ दिखाया हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा आंसर को फ्लो चार्ट में रखें। मैक्सिमम वर्ड लिखने में ये होगा कि आपको टाइम जाएगा, और अपने को हर एक प्रश्न लिखना है 20 से 22 मिनट में। तो 20 से 22 मिनट में हर एक प्रश्न को लिखने का बस एक ही तरीका है, आप फ्लो चार्ट का यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी यहाँ देखिए, मैं पाटलिपुत्र नगर का भी चीज़ें लिखा हूँ यहाँ पे। मेघालय स्थित अपनी पुस्तिका इंडिगा में इसकी विशालता का वर्णन करता है। प्राचीर दुर्ग है, बीच में तीर चलाने के खाली स्थान थे, नगर में 64 द्वार थे, प्रवेश करने हेतु विशेषता लिख दिया। बाकी स्तंभ, मौर्य कला में स्थापत्य कला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका स्तंभ ही अशोक द्वारा निर्मित किया गया था धर्म के प्रचार हेतु। बाकी 2 प्रकार का था, ये भी है मैं यहाँ पे दिखाने का जो है ना कोशिश किया हूँ। लिपिबद्ध था और सादे, जिसे बसाड़ और रामपुर में मिला है। बाकी इसकी क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स था, मैंने वो एकाश पत्थर से निर्मित है, अधिकांश लाल बलुआ पत्थर है जो मथुरा यूपी से लाया गया था। फिर देन इसमें मैं यहाँ पे स्तंभ गोलाकार है, लंबाई चौड़ाई लिख दिया थोड़ा सा, क्या आज पर चमकदार पॉलिश किया गया, इसको जिक्र कर दिया। और स्तंभों की मोटाई जो है नीचे से ऊपर पतली होती जाती है। यहाँ पे देखिए मैं बगल में डायग्राम भी बना दिया, मैप भी बना दिया उसका। तो आप ऐसा करके ट्राई मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्तूप को देखिए, मौर्य काल में सांची स्तूप, भरूच स्तूप का जिक्र कर दिया। बाकी स्तूप का एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे। तो ऐसे चीज़ें करने से आपके नंबर जो है ना काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, यही सेम टू सेम में जितना मैं आपको बता रहा हूँ, यही सेम टू सेम लिख के 23 या 24 मार्क्स को बीपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे अगला देखिए, अगला है कंदरा, विहार और गुफा। तो यहाँ पे आप क्या जिक्र करेंगे कि बौद्ध धर्म और आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं हेतु बराड़ की पहाड़ी में अशोक द्वारा निर्मित गुफा बना है। सुदामा नाम है और कंचपार नाम है। नागार्जुन की पहाड़ी में दशरथ द्वारा जो है निर्मित
लोमस ऋषि, वर्थिका गुफा मौजूद है, गोपी गुफा भी था। और ये 2 कमरे वाले हैं और इसमें मेन में चतुर्भुजाकार इसका मेन विशेषता हो गया। फिर मूर्तिकला के 2 रूप मिलते हैं। एक तो जो है कि स्तंभ के ऊपर जो भी पशु की आकृति बनी है वो आप जिक्र करेंगे यहाँ पे, सिंह, बैल, हाथी की। फिर स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित जो है ना जो मूर्तियां हैं, जिसमें कि यक्ष यक्षिणी की मूर्ति काफ़ी फेमस है। और आप देखिए ऐसे ना टेबल में चीज़ों को दिखाने का कोशिश कीजिए। दीदारगंज में यक्षिणी की मूर्ति मिली है, विश्वनगर में यक्षिणी की है, परखम में यक्ष की है, बुलंदीबाग में नारी और बालक की है। बाकी इसका यहाँ देखिए विशेषता भी देखिए, कम टाइम में मैक्सिमम बात कैसे लिखें, एग्जामिनर तक आप कैसे पहुंचेंगे, वो आप अच्छे कंटेंट के साथ पहुंचेंगे, अच्छे फ्लो चार्ट, अच्छे डायग्राम, अच्छे टेबल के साथ पहुंचेंगे। ये आप प्रैक्टिस से होगा। इसलिए मैं 30 दिन के प्रोग्राम यही प्रैक्टिस करने की कोशिश करवा रहा हूँ कि आप कैसे एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन के साथ वहाँ तक पहुँचे ताकि आपको बेहतर मार्क्स मिल सके। फिर जो है ना अब यहाँ चूँकि अभी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट था कि मौर्य कला का क्या प्रभाव पड़ा, तो कई लोग प्रभाव में 1-2 लाइन लिख के छोड़ देते। नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहाँ अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको प्रभाव में भी जो है ना, देखिए मैं कैसे प्रभाव को 2 पार्ट में तत्कालिक प्रभाव पे बांटा हूँ और दीर्घकालिक प्रभाव, लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ा और जो तत्कालिक स्पॉन्टेनियस का इम्पैक्ट पड़ा था उसको मैं बांट के दे। और ये सबसे अच्छा तरीका लिखने का यही है। हालांकि प्रभाव में सामाजिक भी, आर्थिक भी, सांस्कृतिक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो इसको हम 2 पार्ट में बांट के क्या कर दिए हैं, दिखा दिए। देखिए किसी भी कला का, किसी भी आर्ट एंड कल्चर का उस समय तो तत्कालिक प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। अगर हमारे देश में भी अगर कोई कला का विकास होगा, कोई मंदिर बनेगा, कोई कुछ भी बनेगा, गुरुद्वारा बनेगा, तो उसका तो इम्पैक्ट आसपास के समाज पे पड़ता ही पड़ता है। इसी तरह अगर वहाँ मौर्य कला का अगर उस समय अगर विकसित हुआ होगा अशोक काल में या किसी दशरथ के काल में, तो तत्कालिक इम्पैक्ट तो ऑब्वियस ही बात पड़ा होगा। और तत्कालिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उस धर्म के डेवलपमेंट होने में। तो ये मैं लिखा हूँ कि मौर्य कला के तत्कालिक बिहार में बौद्ध धर्म का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। बाद में भी देखिएगा स्तूप का निर्माण हुआ, चाहे आपको पाल युग में हो, विक्रमशिला में, महाविहार, नालंदा में, तत्कालिक विशेषता में बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कि भवन निर्माण की परंपरा जो उस समय स्टार्ट हुआ, हम आगे भी देख सकते हैं। गुप्त काल में लोक कला ने उस समय के आम जन जीवन पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला होगा। फिर ना भवन निर्माण, पत्थर का प्रयोग से ये उस समय तत्कालिक परिणाम रहा होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखिए दीर्घकालिक में गया में विश्व महाबोधि का मंदिर का स्थापना हुआ। वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए मौर्य कला है। पटना आप जब कभी गए होंगे तो वहाँ पे देखिए सभ्यता का द्वार गांधी मैदान के बगल में बना हुआ, कहीं ना कहीं उसी से लिया गया है। बाकी भारत सरकार का राष्ट्र चिन्ह तो हमारा सारनाथ स्तंभ भी है। और अभी हाल ही फिलहाल में जो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी मेरा इससे बढ़ा और धार्मिक पहचान और पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात अभी संसद भवन पे जो बना है आपका जो मूर्ति, आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। ऐसे करके आप अगर जहाँ लिखेंगे तो कहीं कोई लीकेज नहीं मैं छोड़ा हूँ और नंबर जो है ना आपके बेहतर आने के चांस है। बाकी वही अंतिम निष्कर्ष कि हाँ, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मौर्य कला में विभिन्न रूपों, स्थापत्य, मूर्ति आदि का व्यवस्थित विकास हुआ। साथ ही कला में उन मौलिक तत्वों का समावेशन हुआ जो कि आगे के वर्षों में बिहार और भारत की कला परंपरा की लक्षण ही बन गए। आप ऐसे 4 पेज में चीज़ों को अगर बेहतर ढंग से लिखेंगे तो नंबर अच्छा आएगा। इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। बाकी जिनको PDF चाहिए इसका, हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाए। बाकी वहाँ और भी काफ़ी सारे PDF आपको इसका वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी वहाँ क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है इसका, वहाँ आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगला सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आज दिया था कि बिहार में शिक्षा और प्रेस की विकास की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी जो मैं दिया आज, तो खास करके शिक्षा तो खैर सब लोग जानते हैं, लेकिन प्रेस के बारे में कई लोगों को नहीं पता है, इसको छोड़ देते हैं। मैं जानबूझ के दिया था ताकि अगर कुछ नया क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इसको हैंडल करेंगे। फिर स्वतंत्रता आंदोलन की क्या जो है भूमिका है वो दिया था। सबसे देखिए कैसे आप एक बेहतर इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास जहाँ ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के संदर्भ में हुआ, वहीं प्रेस के विकास ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया। संयुक्त रूप से दोनों ने भारतीय स्वतंत्रता को परिणति तक पहुंचाने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब कि मैं बार बार यही कहता हूं कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन वही होता है जो आपके क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करे। तो मेरा बस प्रयास यही कि क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करके क्यों नहीं हम भूमिका लिखें ताकि मेरा औरों से अच्छा हो। क्यों किसी को अच्छा मार्क्स मिलता है मेंस में, बस कारण ही कि उसका इंट्रोडक्शन, उनका जो है ना
अकॉर्डिंग टू प्रश्न होता है, बोर्ड अकॉर्डिंग टू प्रश्न होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे चूँकि प्रश्न में काफ़ी डिमांड बहुत बड़ा है, अगर आप शिक्षा के विकास को ही लिखें 4 पेज में हो जाता है, प्रेस को और उसको 4 मतलब इस आंसर को अच्छे से लिखने के लिए आपको कम से कम 8 पेज चाहिए, लेकिन मेरे पास चुनौती क्या है, इसको 4 पेज में लिखने का। देखिए मैं कैसे इसको 4 पेज में, यहाँ यही आपको स्किल डेवलप करना है राइटिंग स्किल में, जो कि बहुत जगह नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ सिखाने के, सीखिए। अब देखिए मैं यहाँ क्या किया, एक टेबल में ही चीज़ों को कि बिहार में शिक्षा का विकास में यहाँ कालखंड दिखा दिया और संस्थान या प्रयास दिखा दिया। अब यहाँ मैं बांट दिया कि 1800 से लेकर 1860 तक में क्या क्या हुआ। 1813 में एक एक्ट आया था, शिक्षा पर 1 लाख का खर्च का प्रावधान किया गया। फिर 35 में मेघालय घोषणा से स्कूल में जिला स्कूल खुला था। फिर यहाँ पे 54 में डिस्पैच आया था, ये मैंने जिक्र कर दिया। फिर आगे देखिए घटनाक्रम में क्या दिखी, 1960 से लेकर 19 तक के बीच क्या हुआ। 1833 में उच्च शिक्षा पटना कॉलेज खुला, फिर नेशनल कॉलेज खुला, फिर भूमि स्कूल खुला। फिर 1900 से लेकर 1920 तक क्या हुआ। 1909 में कानून की पढ़ाई तो विधि विश्वविद्यालय का स्थापना पटना में हुई। 1914 में नारी शिक्षा के लिए बांकीपुर में इंटर कॉलेज का स्थापना, और 1917 में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर 1920 से लेकर 50 तक में घटनाक्रम दिखा दिया। स्वास्थ्य के लिए 1925 में मेडिकल कॉलेज खुला, फिर 1930 में वेटनरी खुला, फिर आगे दरभंगा मेडिकल कॉलेज खुला। फिर आगे मैं यहाँ दिखा दिया कि 1929 में एक हार्ट टोंक शिक्षा समिति का आया था। 1928 में पटना कॉलेज आपका खुला, साइंस कॉलेज। फिर यहाँ ISM धनबाद खुला था। फिर 1924 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, और यही 2004 में NIT बन गया। तो ऐसे करके बाकी अभी 1947 से लेकर मैं वर्तमान काल तक देखिए एम्स खुल चुका है, IIT हो चुका है, IIM का गया में आदि का जो है ना चीज़ें हो चुका है। तो ये सब मैं यहाँ पे अभी लेटेस्ट भी दिखा दिया, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि ये छोड़ दिया है। बाकी प्रेस का विकास को देखिए मैं कैसे कालखंड के द्वारा कि इतना तक में बिहार में पहला समाचार पत्र बिहार बंधु आया था, अंग्रेजी पत्र ये आया था। फिर 1900 कैसे बिहार को पृथक राज्य बनाने में काफ़ी का भूमिका था। फर्स्ट लाइट में दिखा दिया जागरण था। फिर यहाँ मदरलैंड का मैं जिक्र कर दिया। फिर बिहार में उर्दू अखबार का मतलब कि अंग्रेजी हिंदी सब का मैं जिक्र कर दिया, कुछ चीज़ मैं छोड़ा ही नहीं, और वो बहुत ही कम टाइम में, मतलब कम शॉर्ट मतलब पेज में। बाकी अभी वर्तमान में जो मैं कुछ जिक्र कर दिया, कई सारे अभी समाचार पत्र बिहार में छपते हैं। अब क्वेश्चन था कि आंदोलन में शिक्षा की क्या भूमिका रही। तो देखिए मैं यहाँ पे शिक्षा की भूमिका कैसे यहाँ पे एक थोड़ा सा बेहतर फ्लो चार्ट का यूज किया हूँ कि जैसे कि शिक्षा हुआ तो क्या बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, ज्ञान संचार का विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, फिर बौद्धिक निर्णय क्षमता का विकास हुआ, नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ, सक्रिय आंदोलन हुआ और आज़ादी मिली। इसको मैं कैसे ऐसे ही देखिए, अगर 1-2 अगर हर एक प्रश्न में अगर ऐसे फ्लो चार्ट हो जाएंगे, ये मान के चलिए कि आपको 1 नंबर 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। बाकी शिक्षा के प्रसार से बिहार की जनता एवं देश के प्रति सम्मान पैदा हुआ। ज्ञान को बढ़ने में ब्रिटिश सत्ता की चलवाई को समझने में मदद मिला, मैं दिखा दिया। फिर शिक्षित बिहार की जनता ने और सहयोग सविनय विज्ञान भारत में आंदोलन में भाग लिया। पश्चात शिक्षा प्राप्त बिहार के नेताओं में जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, मंजूर हक, इस सब का नाम जिक्र कर दिया, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में बिहार में प्रगति हुआ, ये सब जो कहने का मैं लिख दिया। हालांकि शिक्षा के प्रसार से भारतीय सभ्यता संस्कृति की परंपरा में ह्रास भी हुआ। स्वतंत्रता संघर्ष में प्रेस की भूमिका दिखा दिया, मैं दिखा दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन लोगों को जागरूकता करने में इसका प्रेस का मुख्य भूमिका रहा। प्रेस के माध्यम से आंदोलन के उद्देश्य, राजनीतिक और सामाजिक एजेंडा को दूर दराज गाँव तक पहुँचना संभव हो गया। चंपारण आंदोलन, तिनकठिया पद्धति के बारे में बिहार के प्रिंट मीडिया ने प्रचार प्रसार काफ़ी किया ताकि लोगों की जनभागीदारी पहुँच सके। और सहयोग आंदोलन में दौरान महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद ने कई फैलों में समाचार पत्र लिखा भी। ब्रिटिश सत्ता की शोषण नीति के खिलाफ भी आवाज़ उठाया गया, तो मतलब कि और बिहार को पृथक राज्य बनाने में समाचार पत्रों की काफ़ी भूमिका रही थी। ऐसे करके आप भूमिका अगर लिखें 4 पेज में, देखिए मैं आंसर को आपको निपटा दिया। और यहाँ अंतिम में देखिए स्पष्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में शिक्षा प्रेस के विकास ने समाज में ज्ञान, विज्ञान, दर्पण आदि के प्रकाश को फैलाया, जनता को जागरूक कर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया, स्वतंत्र भारत में अनुच्छेद इतना आंदोलन। तो इसे करके आप जो चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये देखिए कैसे एक अच्छा बेहतर आंसर लिख सकते हैं, तो इससे जो है ना आप आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन यहाँ चलते हैं हम लोग कि ये भारत की प्रथम प्रूफ नीति का महत्व क्या है और इसका हमें क्या चुनौती होती है। क्वेश्चन स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड था, आपको सिंपल सा कि नेबरहुड फर्स्ट क्या होता है, आपको एक अच्छा सा भूमिका ये लिखना था कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति स्थिरता और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद, जन प्रमुख क्षेत्रीय ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है।
इफ ने 2014 के बाद आकार लेना क्या किया, शुरू किया। मतलब कि 2014 में जो है ना मोदी जी ने विदेश हमारे पड़ोसी देशों के लोगों को बुलाया था शपथ ग्रहण में, फिर 1900 बिमस्टेक के प्रमुख को बुलाया था। मतलब कहीं ना कहीं भारत का जो ना प्रथम जो है ना पड़ोसी या पड़ोसी प्रथम का जो नीति है ना, ये कहीं ना कहीं 2014 से क्या ले रहा है, रूप ले रहा है। बाकी वही यह एक फलाहकारी, गैर पारस्परिक और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित है, जो कि अधिक से अधिक संपर्क, बेहतर अवसंरचना, विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत करना, सुरक्षा पर जो है ना आपका आधारित है। अब यहाँ सिंपल आपको ना अगर जो इसको डायग्राम अगर बनाते आप सिंपल यहाँ पे एक डायग्राम मैप बना सकते हैं। जैसे यहाँ इंडिया का मैप बना दीजिए, ऐसे पाकिस्तान ये सब दिखा दीजिए, ऐसे एक बॉक्स आप बना सकते हैं। बाकी नेबरहुड फर्स्ट का जो महत्व क्या है, देखिए महत्व हमेशा अगर जो एक और अगर महत्व आपको यहाँ ऐसे बॉक्स में से कर लें, सामरिक महत्व, द्विपक्षीय महत्व, पर्यटन में या जो संचार में, ऐसे करके अब महत्व यही होता है। अभी ऐसे करके बॉक्स में कर दें। यहाँ देखिए पहला हम लिखे कि परस्पर विश्वास बढ़ाने देने के लिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के बीच विश्वास ही नहीं है। चाइना कुछ और सोचता है, इंडिया कुछ और सोचता है, फिर पाकिस्तान और इंडिया तो अलग ही में है, पूरा विपरीत है। तो यह भारत की नेबरहुड नीति का मुख्य उद्देश्य उनके बीच परस्पर विश्वास बढ़ाने का प्रयास रहता है, ठीक ना, ताकि बेहतर संबंध हो सके। बाकी क्षेत्रीय शक्ति की आकांक्षाओं के लिए, चूँकि एक सी राजा मोहन नाम के व्यक्ति ने कहा है कि अपने पड़ोसियों के बीच अस्थायी प्रधानता के बिना कोई भी राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय शक्ति नहीं। मतलब अगर इंडिया और भारत के बीच अगर बराबर लड़ाई होती रहेगा, तनाव का माहौल होगा, तो हम कभी पावरफुल देश नहीं बन सकते, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। बाकी दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए हमको पड़ोसी प्रथम नीति चाहिए। अगला, हमको संपर्क जो आसपास के बांग्लादेश, श्रीलंका से बढ़ाने के लिए भी ये नीति हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें श्रम की आपूर्ति, ऊर्जा, संसाधन, लेन देन मेरा होता रहता है। उसके बाद यहाँ विकासात्मक परिणाम, क्योंकि म्यांमार हो या श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, हमारी कई तरह के विकास की योजनाएं चल रही है। अगर जो इफ नीति का हम पालन नहीं करेंगे तो हम इन विकास के जो प्रोजेक्ट से अपने आप को वंचित कर लेंगे, तो ये चीज़ है। बाकी सार्क को पुनः मजबूत करने, आपको पता है कि सार्क जो है ना अभी इंडिया सार्क से कहा जाता है कि विमुख होकर कहाँ बिमस्टेक क्यों आ जा रहा है, क्योंकि सार्क में भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव है, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो लेकिन फिर भी जो है इसका ये महत्व है किसका, नेबरहुड फर्स्ट की नीति का, ठीक है ना। बाकी और भी कई सारे अभी कोविड-19 का इशू है, जलवायु परिवर्तन है, और भी इन दक्षिण एशिया के इन देशों में जो है कहीं ना कहीं जो गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इन सब को जो है ना करने के लिए इन सब देशों को जो है ना एक साथ आना पड़ेगा। इसलिए नेबरहुड फर्स्ट जो नीति है हमारे लिए काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा, यद्यपि चुनौतियाँ और परिस्थितियाँ भी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ महत्व ही है, कुछ इसका निगेटिव बात भी है। आप इसको जो है ना चीज़ों को जैसे कि आगे कर सकते हैं, जैसे कि हाँ इसमें देखिए निगेटिव क्या है। पहली बात, भारत के पड़ोसी देशों के बीच जो है चीन का बढ़ता प्रभाव, ये दिखा सकते हैं कैसे चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में जो है चीन पाकिस्तान जो कॉरिडोर बन रहा है, फिर चाइना जो श्रीलंका में अपना कहीं ना कहीं बंदरगाह से विकसित कर रहा है, श्रीलंका में भी कर रहा है, और यहाँ बांग्लादेश में भी कर रहा है, म्यांमार में भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। बाकी क्षेत्रीय समूहों की अक्षमता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क और बिमस्टेक पिछले कुछ वर्षों में गंभीर सवालों के घेरे में है। सार्क तो कुछ ज़्यादा ही आ गया, क्योंकि वहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच जो है 36 का आंकड़ा है। तो ये सब चीज़ है। बाकी कुछ और जो निगेटिव जो चीज़ें हैं, वही हमारा विरोधी पड़ोसी है, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, खास करके हमारा जो है ना हमेशा विरोधी रहा है, चाहे सामरिक क्षेत्र में, सुरक्षा क्षेत्र में, ये हमको चुनौती को प्रस्तुत कर रहा है। बाकी आपको पता है वही चीन पाकिस्तान गलियारा बना रहा है, पाकिस्तान और चीन मिलके। बाकी भारत की बिग ब्रदर की जो है ना छवि है, मतलब कि भारत और इसके पड़ोसियों के बीच विश्वास की भारी कमी जो कहीं ना कहीं जो ना इंडिया को ये लोग बिग ब्रदर मानता ही है। बाकी पड़ोसी देशों में कई तरह की राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला, चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, अभी जैसे देखिए श्रीलंका में जो चीज़ें चल रहा है आपको जिक्र कर सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी बात है अफगानिस्तान में जो जिससे तालिबान की सरकार आई है, वहाँ अमेरिकी सैनिक की वापसी के बाद कई तरह के आतंकवादी घटनाएं जो है ना देखने को मिल सकती है, आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। ये जो है ना मेनली जो है ना नेबरहुड फर्स्ट के तहत जो है ना आपका मेनली इसमें चुनौतियाँ दिखाई पड़ रही है। आप ऐसे करके आंसर को क्या कर सकते। अब यहाँ पे सिंपल बात, अब आगे की क्या राह कर सकते, क्योंकि जब भी कभी हम IR का प्रश्न लिखें आगे की राह जरूर दिखाएंगे। तो आगे की राह सिंपल यही है कि हमको व्यापार और संपर्क के माध्यम से संबंधों में जो है ना सुधार करने की आवश्यकता है।
ठीक ना। आपस में व्यापार होगा तो और भी चीज़ों के रिश्ते को थोड़ा अच्छा करेगा, ठीक है। फिर पड़ोसी देशों में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाना, मतलब कि हम अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान, योगा या और भी जो क्रिकेट खेल इस सब को आगे बढ़ावें, एक दूसरे के देशों से बेहतर हो। बाकी हमको संवाद प्रणाली लागू करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ठीक ना। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध प्रासंगिक या घटना उन्मुख नहीं बल्कि प्रक्रिया उन्मुख होना चाहिए, मतलब कि एक्टिवनेस होना चाहिए हमारे कि हाँ भाई हम आपस में बातचीत करेंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में गांधीवादी जो नीति कहाँ तक मतलब कि जरूरी है, कहाँ तक वो गांधीवादी नीति की भूमिका रहेगी, जो क्वेश्चन इस तरह से एक बार पूछ चुका है। तो आप वही दिखेंगे कि बातचीत से गांधी जी हर एक चीज़ को सामूहिक सौदेबाजी बोलते हैं। बातचीत के द्वारा गांधी जी हर एक मुद्दे को सॉल्व करना चाहते थे। यहाँ लिखिएगा आता है यहाँ पे पड़ोसी देखा जो भी संबंध है मेरा खराब है, हमको आपस में बातचीत करना चाहिए, एक रचनात्मक संवाद प्रणाली कायम ताकि जो है ना रिश्तों को और मधुर बना सके। बाकी शांति और सहयोग पर हमको चलना चाहिए, ठीक ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से करके जो है हम जो है चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। यही आपको जो अंतिम में कि हाँ रचनात्मक संवाद प्रणाली होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें एक दो चीज़ और लिख सकते हैं, जैसे कि सार्क को हमको मजबूत करना चाहिए, सबसे बड़ी बात, और हमको विकासात्मक प्रेरणा आपस के देशों के साथ मिलकर करना चाहिए, उसी पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए पड़ोसी देशों के साथ। और सार्क को हम पुनः क्या करें, स्ट्रॉन्ग बना लें, जैसे बिमस्टेक को हम लोग फोकस करें ना, सार्क पर भी हमको ना आवश्यक ध्यान देकर जो है ना चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, सबके साथ संबंध को हम और निकटता ला सकते हैं। तो वही है यद्यपि अब अंतिम में वही कि यद्यपि चुनौतियाँ और परिस्थितियाँ जटिल है, नेबरहुड फर्स्ट नीति को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित सभी स्तरों पर निरंतर संपर्क आधारित होना चाहिए, जो अपने पड़ोसियों के साथ भारत के अच्छे संबंध के लिए लाभदायक और नवीन हैं। ऐसे करके लिख सकते हैं। याद ये भी कि हाँ बदलते वैश्विक परिदृश्य और कोविड के इस नए दौर में इन सारे जो देशों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, ताकि दक्षिण एशिया के लोगों के लिए तभी जो है ना एक बेहतर जीवन हम लोग क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। ऐसे करके आप आंसर को इजीली ख़त्म कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि मॉडल आंसर जो है मैं जो दिया यहाँ जो आप फिर मैं ये दिखाने की कोशिश कैसे हर एक प्रश्न के पार्ट को लिख सकते हैं। बाकी जो मेरा जो सीरीज चलता है उसमें जो डेली आंसर राइटिंग में देता हूँ उसमें इसे कॉपी चेक करके बताता हूँ कैसे कहाँ क्या गलती है, उससे काफ़ी बेहतर जो है ना फ़ायदा हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम 2-3 मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। बाकी जो कैप्सूल फ्रूज में चलता है वो भी उसको भी चलाएंगे। बाकी अभी जो है फुल टेस्ट 20 नवंबर को है, उसको अगर जिनको देना है दे सकते हैं। बाकी 30 डे का प्रोग्राम जो मेंस का राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसको कर सकते हैं। बाकी LSW हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी टेस्ट फुल टेस्ट डेली राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। तो बाकी जो है इसको करें, और जिनको इसका PDF चाहिए नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लिंक है उसके बाद जो है ना इसमें और भी मेरा वीडियो अभी मेंस का आएगा, अभी IR का बचा हुआ है, बहुत सारा जितना वीडियो बता मैं सब ला दूंगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा डेली 2-3 मॉडल आपके सामने लाया जाए ताकि आप इससे कुछ बेहतर सीख पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।